तो महात्मा गांधी के बारे में बहुत सारी बातें पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं एक बेसिक इंट्रोडक्शन से। और इंट्रो में समझना यह कि महात्मा गांधी पे इंपैक्ट किस किस का है। व्हाट मेक्स मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी। तो उनकी जो फिलॉसफी है, इट हैज एन इम्पैक्ट फ्रॉम वेरियस फिलोसफर्स। और जब भी गांधी पर कोई ऐसे वैसे गांधी जी पे ऐसे भी आ जाते हैं, इन सब का नाम बीच में कोट कर करके थोड़ा लिख के आइएगा। एग्जामिनर बस मतलब अधमरा हो जाएगा उसके बाद, और मरने से पहले बहुत जबरदस्त नंबर दे के जाएगा आखिरी इच्छा के तौर पे कि मेरी वसीयत इस बच्चे के नाम पे कर दी जाए, क्योंकि इसने ऐसा ऐसे लिखा है कि आई कैन नॉट टॉलरेट। मतलब अच्छी सेंस में, आई कैन नॉट टॉलरेट, नॉट इन बैड सेंस। तो इन पर जो इम्पैक्ट्स हैं वो इंडियन बैकग्राउंड से भी हैं और वेस्ट का भी बहुत सारा इम्पैक्ट महात्मा गांधी पे है। अच्छी बात है कि वो ईमानदारी से मानते हैं कि मुझ पर किस किस का क्या क्या असर है। तो इंडियन फिलोसफी का जो इम्पैक्ट उन पर दिखता है वो क्या क्या है, उसमें सबसे पहला इम्पैक्ट आप मान सकते हैं कि महात्मा गांधी पर सबसे गहरा प्रभाव है गीता का। मतलब वो कुछ भी कहें आप समझिए कि गीता में ही लिखा होगा, इस लेवल का इम्पैक्ट है। हिज सुपर ईगो इज मेड ऑफ गीता। So his all concept of morality, directly or indirectly, is influenced from Gita. इसलिए स्वधर्म, स्थित प्रज्ञ, ये सारे वर्ड्स उनकी भाषा में खूब आते रहते हैं। नंबर वन। नंबर टू, since Gita in itself is one of the texts of Vedanta philosophy, and Vedanta starts from Upanishads, so he is very much influenced with the Upanishads. And just remember, Mahatma Gandhi belongs to Vaishnav Vedanta and Navya Vedanta philosophy. So basically, he is a Vedanti philosopher. He belongs to Neo Vedanta because he is in 19th and 20th century, but he is also very closely associated to Vaishnav Vedanta. So he is a philosopher having links with Neo Vedanta as well as with Vaishnav Vedanta. Any Vedanti philosopher does interpret Gita and Upanishads. So Upanishads do have an impact. उपनिषदों में एक उपनिषद है ईश उपनिषद, या उसको बोलते हैं ईशावास्य उपनिषद। उसका इम्पैक्ट थोड़ा ज्यादा है, और उसकी एक लाइन है जो लाइन महात्मा गांधी की मेटाफिजिक्स को समझने के लिए यू कैन से कि वो द लाइन है, और वो लाइन है ईशावास्य या ईशावास्यम इदम सर्वम। संधि कर देंगे तो ईशावास्यम इदम सर्वम, अदरवाइज ईशावास्यम इदम सर्वम। ईशावास्यम इदम सर्वम का जो मतलब होता है वो ये है कि वट एवर वी सी इन दिस वर्ल्ड इज नथिंग बट गॉड। तो ईशावास्यम इदम सर्वम का मतलब होता है सर्वम मीन्स एवरीथिंग, एवरीथिंग इज गॉड, नथिंग इज बियॉन्ड गॉड। तो गांधी जी की सिंपल फीलिंग है कि सब कुछ गॉड है, कुर्सी भी गॉड है, लेक्चर स्टैंड भी गॉड है, दीवार भी गॉड है, एवरीथिंग इज गॉड। अच्छा, इसको समझने का एक सिंपल तरीका है, हीगल ने भी ये बात कही है, गांधी जी भी कहते हैं, उपनिषद भी कहते हैं। ये बात मैंने कुछ लोगों को इस बीच में समझाई तो चौंक गए बुरी तरह से। अभी कुछ दिन पहले मैं एक यूट्यूब चैनल पे इंटरव्यू देने गया था, तो ऐसी कुछ बात चल पड़ी तो मैंने बताया, तो घबरा गया कि ऐसा भी होता है फिलोसफी में। फिलोसफी तो है ही फिलोसफी, फिलोसफी का काम ही है दिमाग खराब कर देना किसी का। तो मैंने आपसे 2 दिन पहले ही बात कही थी, फिर से ध्यान से समझ लीजिए। लेवल्स जो हैं रियलिटी के बहुत सारे हैं, ठीक। एंड शंकराचार्य एंड हीगेल
and many other philosophers do take a simile, और वो सिमिली बड़ी जबरदस्त है। और वो सिमिली ये है कि जब हम सपना देखते हैं तो सपने में सब कुछ एकदम रियल होता है। और ठीक से समझने के लिए अपने सपने में दो और इंडिविजुअल्स को ले आइए तो बात समझ में आती है एकदम सटीक। मैं सपना देख रहा हूं और कल्पना कीजिए कि मेरे सपने में क्लास चल रही, मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है, और उसमें दो बच्चों में हो गया झगड़ा, जिनमें से एक का नाम है मेघा और एक का नाम है शुभम, कि चॉकलेट कौन खाएगा, और चॉकलेट खा गई अनुष्का। लेट अस एज्यूम कि ऐसा कुछ झगड़ा चल रहा है बच्चों में, ठीक है, और उसके बाद तीनों में तू मैं शुरू हो गई, तूने कैसे खा ली, ये सब चल रहा है। मेरा सपना है, इन लोगों ने सपना नहीं देखा, मैं देख रहा हूं, मेरे सपने में ये लोग भी शामिल हैं, आप सब लोग भी शामिल हैं। ये होते होते ठीक से मार पिटाई शुरू हो गई, खरोंच भी आ गई, थोड़ा खून भी निकल गया। इतने में कुछ लोग भाग के आए, दवाई लेके आए, बैंडेड लगाई, सब कुछ चल रहा है, सपना मेरा है। इतने में मेरी नींद खुल गई, तो मैंने कहा अरे यार बकवास था, कुछ भी नहीं हुआ। हट, क्या क्या सपने में आता रहता है, उठ पटांग बातें। अब मैं इस लेवल पर हूं। फिर मैंने एक दिन क्लास में देखा, सच में झगड़ा हो गया। लेट अस अज्यूम कि तीनों में सर झगड़ा हो गया, मुक्केबाजी हुई, खरोंचे हुई, खून निकल गया, कोई भागा भागा आया, दवाई लगा दी। जैसे मेरे सपने में तीन लोग झगड़ा कर रहे थे, खून भी निकला, सब कुछ हुआ, और सपना टूटता ही समझ में आया कि सब फेक था। ध्यान रखना है, मेरे सपने में सिर्फ मैं नहीं हूं, बाकी लोग भी हैं, उनमें झगड़ा चल रहा है, उनको खून निकल रहा है। तो एक पॉसिबिलिटी है कि ये सब जो है ये किसी और के सपने में चल रहा हो। बात समझ में आई? नहीं है? नहीं है? अब समझ पा रहे मैं क्या कह रहा हूं? एक पॉसिबिलिटी है कि ये जो सब हो रहा है ये किसी के सपने में हो रहा है। और जैसे मेरे सपने में जो बच्चे लड़ झगड़ रहे हैं वो रियल बच्चे नहीं, हाड़ मांस वाले, वो मेरी थॉट्स उन बच्चों के रूप में कन्वर्ट हो गई हैं। ठीक ऐसे हो सकता है कि किसी की थॉट्स में हम सब ऐसे एग्जिस्ट करते हैं, और बस भगवान का लाख लाख शुक्र है उसकी नींद नहीं खुल रही है। उसकी नींद खुली और ये सब खत्म। समझ में आ रही बात? इसी रायते को बोलते हैं फिलॉसफी। और पहली बार ये सुनने के बाद ऐसे रिस्पॉन्स आता है, ऐसे तो कोई कुछ भी बोल सकता है। ये भी तो हो सकता है कि उसके सपने में उसी की रियलिटी हो। नहीं, हमें से क्यों होगा? वो हमने ये मान लिया ना कि हमारा इतना अनुभव संसार है, क्या पता उसका अनुभव संसार बहुत बड़ा होता हो, कोई लिमिट ना हो। Why do you want to ascribe your limits as his limits? अभी तक आप बड़ी बड़ी बात करते आईएएस बनूंगा, ये बनूंगा, अब आप सोचे नींद ना खुल जाए उसकी पता लगा नींद खुली और मामला खत्म। इसीलिए कई फिलोसफर बोलते हैं हम लोग बुलबुले हैं, बुलबुले। बुलबुला उड़ा, अचानक फट, खत्म। डरना नहीं इन सब बातों से। कोई बाबा ऐसी बात करके बहकाए उससे पहले मैं आपको बता रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं। इसको बोलते हैं एटीट्यूड इनोक्यूलेशन। याद है कि भूल गए? देखो भाई, ना तो मैं शंकराचार्य हूं, है ना, ना ये मेरी फिलोसफी है।
मैं तो ये मान के चलता हूँ कि जो है दुनिया वैसी ही है, उसको एंजॉय करो, मौज करो, जियो, एक दिन के बाद मर जाना है, शांति से मरना है। मरना सुकून से है। जिंदगी सफल है यानी इसकी पहचान सिर्फ ये है कि मौत के समय आप उछल कूद मचा रहे थे या शांति से मर रहे थे। और मरने के समय अगर शांति है ना चेहरे पे, और आप इस भाव से जा रहे हैं कि अच्छा भाई अलविदा, हो सकता है फिर मिलना हो, बाय बाय, ये कह के गए तो सफल है जिंदगी। पर मरते समय हाय हाय मैं मर जाऊंगा, हाय मैं मर जाऊंगा, ये सब ड्रामा चल रहा तो फिर मजा नहीं है जिंदगी जीने में ना। मर के फिर पैदा होंगे नहीं होंगे, जन्नत में जाएंगे हूरों के पास या जो दोजख में जाएंगे, आग में झुलसेंगे, हमें नहीं पता कुछ भी। जो होगा देखेंगे उस समय, अभी क्यों टेंशन है सबकी। तो जो है जिंदगी वो ठीक है, बट एट द सेम टाइम if some scientist or some philosopher has given a speculation that this can be a possibility, we should be open to at least understand that yes, this can be a possibility. इन सब चीजों को सिर्फ पॉसिबिलिटीज के रूप में देखना है, इनसे टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। ये मैं क्यों बता रहा हूं कि महात्मा गांधी लगभग उस लेवल की बात कर रहे हैं। वो ये कहना चाह रहे हैं कि संसार में सिर्फ ईश्वर है। And when I want to make you understand that this wall is God, ये तभी समझ में आएगा कि जैसे मेरे सपने में जो दीवार थी वो दीवार नहीं थी, मेरा विचार था। मेरी कॉन्शियसनेस ही मेरे सपने में दीवार बन जाती है, कुर्सी बन जाती है, इंसान बन जाती है। दिस इज ए पॉसिबिलिटी दैट इन द ड्रीम और थॉट प्रोसेस, जैसे हीगल थॉट प्रोसेस कहता है, ड्रीम नहीं कहता है इसको, इन द थॉट प्रोसेस ऑफ द अल्टीमेट रियलिटी, ये दीवार भी उसकी थॉट है, हम भी उसके थॉट हैं, हमारी थॉट्स भी उसकी थॉट्स हैं। देयर इज नो ड्यूअलिटी बिटवीन द थॉट एंड द मटेरियल थिंग्स। इस लेवल की फिलॉसफी जो लोग मानते हैं वेदांत में या हेगेलियन फिलॉसफी, वो ये सोचते हैं। I just want to let you understand that everything in this universe is just an expression or manifestation of God. This is the fundamental belief of Mahatma Gandhi's metaphysics. बस इतना ही समझाना है। कहाँ खो गए भाई? टेंशन नहीं लेनी है, कुछ नहीं है, वो नहीं जागेगा, चिंता मत करो, तो मस्त रहो अपना आराम से। कितनी पीढ़ियां मर गई, वो कहाँ जागा अब तक, तो चिंता नहीं करनी है, मस्त रहना है। गीता, उपनिषद, उसके बाद नंबर 3 जैनिज्म। जैनिज्म से महात्मा गांधी ने सीखा है पंचव्रत। आई होप यू रिमेंबर व्हाट पंचव्रत इज। पंचव्रत में क्या गया था? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ठीक। इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट जैनों के लिए और महात्मा गांधी के लिए क्या है? अहिंसा। So the principle of ahimsa is coming from Jainism particularly. इंटरेस्टिंग बात है कि सांख्य फिलोसफी ने भी और बुद्धिज्म ने भी इन 5 व्रतों की बात की है। सांख्य में इसको यम बोलते हैं, 5 यम, यम नियम आसन प्राणायाम, आपने सुना होगा शायद। तो जो यम होता है उस यम में इन 5 का जिक्र सांख्य में भी आता है, योग में भी आता है। So even Sankhya and Buddhism do have the similar impact of पंचव्रत। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि जो वैष्णव फिलोसफी है, वैष्णव फिलोसफी से महात्मा गांधी ने क्या सीखा है? एक तो सीखा है कंपैशन फॉर नेचर। वैष्णव लोग नेचर को लेकर बड़े कंपैशनेट, लाइक जैन्स, कुछ कुछ वैसा इंपैक्ट उनका भी है। दूसरा, वैष्णवों में भी अहिंसा की वैल्यू बहुत ज्यादा है। तो कंपैशन और अहिंसा जैसी वैल्यूज वैष्णव परंपरा से उन्होंने सीखी है। सो दीज आर द इम्पैक्ट फ्रॉम इंडियन फिलोसॉफिकल स्कूल्स ऑन महात्मा गांधी। नाउ लेट अस कम टू द वेस्ट। वेस्ट से उन्होंने क्या क्या लिया? वेस्ट में एक थिंकर हुए जिनको बोलते हैं टॉलस्टॉय। इनका नाम सुना है आपने? काउंट लियो टॉलस्टॉय। जो टॉलस्टॉय हैं, टॉलस्टॉय एक अनार्किस्ट फिलोसफर हैं
और महात्मा गांधी ने इनसे क्या लिया है? पैसिफिक अनार्किज्म। इसका मतलब क्या होता है, भी समझेंगे। पैसिफिक अनार्किज्म क्या होता है? पैसिफिक इज नॉट ओनली ओशियन, इट्स ऑल्सो ए थॉट, है ना? तो अनार्किज्म इज ए थियरी and a subtype of anarchism is pacific anarchism, which Mahatma Gandhi believes in, and this thought is coming from Count Leo Tolstoy. Then there is a person called H.D. Thoreau or Thoreau. इनकी बस स्पेलिंग चेक करनी होगी, ऐसी कुछ लंबी सी स्पेलिंग है। H.D. Thoreau बोलते हैं, अमेरिकन फिलोसफर, अमेरिकन थिंकर। He has given a principle called the best government is the one which governs the least. Best government governs the least. और इन्हीं का एक प्रिंसिपल है जिसको बोलते हैं सिविल डिसओबीडियंस। ध्यान रखना, सिविल डिसोबीडियंस महात्मा गांधी ने एक्सेप्ट किया है, इजाद नहीं किया है। हालांकि इंडिया में आने से पहले वो अफ्रीका में इसका एक्सपेरिमेंट कर चुके थे, बट अगेन द आइडिया इज कमिंग फ्रॉम हेनरी डेविड थोरो। देन ही इज ऑल्सो हैविंग इम्पैक्ट ऑफ जीसस क्राइस्ट, और क्राइस्ट से उन्होंने एक तो सीखा है कंपैशन। Jesus Christ is a highly compassionate God in Christianity. कंपैशन के साथ साथ उन्होंने ये भी सीखा है जिसको हम बोलते हैं पेशेंस, फोर्टिट्यूड। आपने वो सुना कि अगर कोई तुम्हारे एक गाल पे थप्पड़ मार दे तो क्या करना है? दूसरा कर देना है, और दूसरे पे ही मार दे तो पहला आगे कर देना है, पहला दूसरा, पहला दूसरा, पहला दूसरा। तो मुन्ना भाई वाली फिल्म में यही प्रॉब्लम है, मुन्ना भाई के सामने लगे रहो मुन्ना भाई में। तो किसी थप्पड़ मारा, उसने कहा कि बापू ने कहा था दूसरा आगे, दूसरा कर दिया, वहां भी लगा दिया। बोला बस बापू ने यहीं तक कहा था भाई। उसके बाद जो उसका भूत बनाया मार मार के कि बापू इतना ही बोला था, उसके बाद तो भगत सिंह बन गया। THOREAU, ओके। जब ना पता हो तो ऐसा टेढ़ा मेढ़ा करके लिखो कि पता ना चले क्या लिखा होगा, है ना? थोड़ा 3-4 बार घुमा दो, उससे कंफ्यूजन बना रहता है कि कुछ ठीक ही होगा, है ना? चलिए। सो इफ समवन स्लैप्स ऑफ ऑन योर वन चीक, ये वाला जो स्टेटमेंट है ये जीसस क्राइस्ट की स्टेटमेंट है, विच महात्मा गांधी एडॉप्टेड फ्रॉम जीसस क्राइस्ट, एंड ही गेव द क्रेडिट ऑफ द स्टेटमेंट टू जीसस क्राइस्ट। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैंने सोचा है, वहीं से लिया, लेकिन यूज किया, और वो उस लेवल की अहिंसा को बिलीव करते रहे। फिर एक आदमी था जिसका नाम था जॉन रस्किन। जॉन रस्किन ने किताब लिखी थी जिसका नाम है अनटू दिस लास्ट। ये किताब महात्मा गांधी ने एक ट्रेन जर्नी में पढ़ी, उनका दिमाग घूम गया पूरा। अरे यार, सोची महात्मा गांधी का एचपी हो गया, ट्रेन जर्नी में ही एचपी हो गया पूरा। बोले यार आज तक पढ़ने को नहीं मिली किताब, दिमाग ही घुमा दिया एकदम। And then he created a concept of Sarvodaya, primarily based on this book, and he wrote a book called Hind Swaraj. Hind Swaraj is the economic philosophy of Mahatma Gandhi, which is almost in entirety based upon unto this last. Unto this last का ही हिंदी में जो इमोशनल ट्रांसलेशन होगा वो होगा अंत्योदय, which is a principle used by Gandhi and Gandhian thinkers.
तो इसका जिक्र हम करेंगे आज थोड़ा सा बीच में. एंड देन ही हैड ए फ्रेंड कॉल्ड हेनरी सॉल्ट. हेनरी सॉल्ट से उनका एक दौर मिलना हुआ इंग्लैंड में. हेनरी सॉल्ट had written a book called A Plea for Vegetarianism. तो वेजिटेरियनिज्म के फेवर में महात्मा गांधी के बहुत आर्गुमेंट्स हैं, एंड ऑल दोज आर्गुमेंट्स आर कमिंग फ्रॉम, आई मीन इम्पैक्टेड फ्रॉम हेनरी सॉल्ट. बस ऊपर जो पंचव्रत की बात थी उसमें एक बात और नोट कर लीजिए कि उन्होंने पंचव्रत में अहिंसा के साथ बहुत ज्यादा वैल्यू दी है ब्रह्मचर्य को. इस हद तक दी है कि आजकल बहुत डिबेट्स उनके बारे में क्रिएट हो गई हैं. मेरे ख्याल से आपने सुना ही होगा, है ना? तो थोड़ा सा उस पर भी डिस्कस कर लेंगे. So this is the first part of Gandhian philosophy. You must be able to understand which are the sources of his thoughts.